वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 4000 से अधिक वीडियोस और 200 से अधिक कोर्स क्रिएट किए हुए हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमने यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स क्रिएट किया हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के कोर्स हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास गेट का कोर्स हमारे पास है, यूजीसी नेट का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में। इसके अलावा प्ले लिस्ट में आपको काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप हमारी प्ले लिस्ट के भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की, जिसको कि हम प्रतिस्थापन की मांग लोच भी कहते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअल में ये क्या बताना चाहता है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो सेक्टर हैं जिसमें हम बात करेंगे, कंजम्पशन के सेक्टर एरिया में और प्रोडक्शन के एरिया में। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन दोनों जगह यूज होता है। अगर इसे कंजम्पशन के एरिया में यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और अगर प्रोडक्शन के एरिया में यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि फैक्टर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जब हम डिमांड के एरिया में इस इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि एक्स वस्तु के स्थान पर या एक्स गुड्स के स्थान पर या एक्स गुड्स की जगह पर वाई गुड्स को जब आप रिप्लेस कर रहे हो तो रिप्लेस करना आसान है या मुश्किल है। इसी तरीके से जब फैक्टर एरिया में हम इसको यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि जब आप लैंड की लेबर की जगह कैपिटल का यूज कर रहे हो या कैपिटल की जगह लेबर का यूज कर रहे हो तो उसको यूज करना आसान है या मुश्किल है। तो इस तरीके की जो चीज है उसको बोलते हैं फैक्टर इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन। और जब हम एक्स और वाई गुड्स के बारे में सब्स्टिट्यूट डालते हैं कि एक्स की जगह वाई का यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों इसके बारे में मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए मैं एक इंडिफरेंस कर्व के थ्रू ये समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए एक इंडिफरेंस कर्व है और ये वाला हमारा एक इंडिफरेंस है। मान लीजिए ये पॉइंट है ए, इस पर हम एक बजट लाइन डाल देते हैं। चलिए ये वाला ये पॉइंट आया है। अब मान लीजिए कि कंज्यूमर में एक्स गुड्स और वाई गुड्स की कीमतों में इस तरीके से परिवर्तन होता है कि एक गुड्स पहले से महंगी और दूसरी गुड्स पहले से सस्ती हो जाती है, लेकिन कंज्यूमर उसी लेवल पे बना रहेगा। इसका मतलब इंडिफरेंस कर्व वही रहता है। तो मान लीजिए ये बी पॉइंट आया, यानी ए से बी पे जो शिफ्टिंग हुई है उसको हम बोलते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूशन। इसको आप बहुत ज्यादा पढ़ोगे इंडिफरेंस कर्व वाले चैप्टर में। अभी फिलहाल हम बता रहे हैं आपको कि ए से बी का जो मूवमेंट है वो सब्स्टिट्यूशन है। और इसका जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है वो आसानी से हुआ है या मुश्किल से हुआ है, यही पता करने का जो काम है वो करता है डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एक बार आप फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला इसका प्रोपोर्शनल चेंज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि जो क्वांटिटी हम यूज कर रहे हैं उसमें कितना प्रोपोर्शनल चेंज हुआ है। तो कैसे पता करेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन वाई अपॉन एक्स अपॉन वाई। मैं आपको समझा दूंगा किस तरीके से इसका यूज होता है, ठीक है। इसी तरह इसको डिवाइड कर देंगे प्रोपोर्शनल चेंज इन दी प्राइस रेशियो ऑफ एक्स वाई, यानी कि डेल्टा पी एक्स पी वाई अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन वाई। तो इसको डेफिनेशन हम आपको देंगे लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में जाके इसको डिफाइन करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आमतौर पर लोग जो है वो इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी को इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझने की भूल करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोनों ही बिल्कुल अलग अलग कंसेप्ट है। तो दोनों में क्या अंतर है इसको हम एक टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए टी और कॉफी है, तो टी का जो प्राइस था वो पहले 10 रुपए था और 2 लोग ऐसे थे या 2 किलो क्वांटिटी जो टी की बाय करता था कंज्यूमर, और 15 रुपए किलो था कॉफी का प्राइस और 3 किलो यूज करता था कॉफी का प्राइस, तो कॉफी की क्वांटिटी। टी का प्राइस गिरने कर 8 रुपए हो गया, तो डेफिनेटली इसकी जो डिमांड है वो बढ़ गई, जबकि इसका प्राइस कांस्टेंट रहने पर भी इसकी जो डिमांड है वो घट गई। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि गुड्स जो है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तो ये हमारे को बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये जो गुड्स है ये सब्स्टिट्यूट है। अब हम ये पता कर रहे हैं कि एक की जगह दूसरे का यूज तो हम कर सकते हैं, लेकिन यूज आसानी से कर सकते हैं या मुश्किल से होगा या बिल्कुल नहीं हो सकता या ज्यादा हो सकता है। अब देखिए क्रॉस इलास्टिसिटी की हम बात कर लेते हैं। चलिए पहले क्रॉस इलास्टिसिटी मैं आपको समझा देता हूं, हालांकि ये मेरा टॉपिक नहीं है इसलिए मैं आपको यहां समझा देता हूं। अगर हम निकालते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सी, यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन में क्यू। क्योंकि क्रॉस है तो क्रॉस के होने की वजह से क्या होता है बच्चों, क्वांटिटी किसी एक की होती है और प्राइस किसी एक का होता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, हम यहाँ पे जो क्वांटिटी लेते हैं वो कॉफी की लेते हैं, क्योंकि कॉफी की क्वांटिटी चेंज हो रही है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉफी की क्वांटिटी यानी कि सी और सी, और प्राइस लेते हैं हम टी का, तो मैंने टी लिख दिया। ओके बच्चों, तो ये क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बन गया। इसका मतलब इसमें हम क्या पता कर रहे हैं, चेंज इन
क्वांटिटी ऑफ कॉफी, तो कॉफी की क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है, देखिए यहां पे आप देखेंगे तो 1 का चेंज हुआ है अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ टी। चेंज इन प्राइस ऑफ टी जो है वो 2 रुपीज है इंटू पीटी। पीटी मतलब प्राइस ऑफ टी, प्राइस ऑफ टी 10 है, जबकि क्वांटिटी ऑफ कॉफी जो है वो 3 है। तो जब आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 6 अपॉन 10 अपॉन में 5, नहीं 10 अपॉन 6, तो ये जो आंसर है हमारा 5/3 बन के रह जाएगा, यानी कि ये हमारा जो ईसी है, ठीक है, तो ये है 5/3। तो इसका मतलब क्योंकि आंसर प्लस में है यानी कि ईसी जो है वो मोर देन 0 है, इससे हमें पता चलता है गुड्स जो है वो सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, प्रतिस्थापन वस्तु है। अब इसने ये तो बता दिया कि प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताना चला ना कि प्रतिस्थापन वस्तु जो है वो क्लोज सब्स्टिट्यूट है या फॉर सब्स्टिट्यूट है। मतलब इसका जो प्रतिस्थापन किया जा सकता है वो आसानी से किया जा सकता है या मुश्किल से प्रतिस्थापन हो सकता है। देखिए प्रतिस्थापन तो कुछ भी किसी का भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है ना, हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, तो एक मान लीजिए टीचर है जो ऑनलाइन इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, ठीक है, एक ऐसा टीचर जो ऑफलाइन इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है और एक बुक्स है। तो मैं ऑनलाइन इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले का क्लोज सब्स्टिट्यूट हूं या बुक का क्लोज सब्स्टिट्यूट हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बुक को क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं हूं, क्योंकि बुक का क्लोज सब्स्टिट्यूट में हो ही नहीं सकता। भाई बुक का जो जगह है वो मेरी जगह बुक नहीं ले सकती, मैं बुक की जगह नहीं ले सकता। इसी तरीके से क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं तो ऑफलाइन पढ़ाने वाला मेरा क्लोज सब्स्टिट्यूट तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि आप मैं जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूं, तो आप मान लीजिए कोई इलाहाबाद का बच्चा है वो दिल्ली आके तो पढ़ना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि 3 चीजें हैं, बुक भी मेरे को सब्स्टिट्यूट करती है, ऑफलाइन कोचिंग वाला भी मुझे सब्स्टिट्यूट करता है, ऑनलाइन कोच क्लासेस वाले भी मुझे सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट कौन है, कौन सी डिग्री किसकी ज्यादा है, ये पता करने का काम करती है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए इसमें क्या फॉर्मूला है, पहले आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले प्राइस रेशियो की हम बात करें। प्राइस रेशियो का मतलब px/py, ठीक है। तो प्राइस रेशियो हम निकाल रहे हैं, मान लीजिए ये x है ये y है, ठीक है, प्राइस x और प्राइस y। तो t का रेशियो प्राइस x क्या है, मान लीजिए ये हो गया हमारा 10/15, यानी कि 2/3 का रेशियो है हमारा। इसी तरीके से क्वांटिटी रेशियो, क्वांटिटी रेशियो का मतलब qx/qy। तो क्वांटिटी रेशियो कितना है हमारा, देखिए ये भी हमारा है 2/3। चलिए ये हमारा क्वांटिटी रेशियो हो गया। जब प्राइस गिरकर 8-10 रुपए हो गए तो रेशियो क्या हो गया, तब रेशियो हमारा है, देखिए यहां पे आप देखिएगा, तब रेशियो है हमारा 8/15, और ये रेशियो जो है वो चेंज होके हो गया 3/2। तो ये हमारा रेशियो चेंज हो गया। अब फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे, कैसे आंसर निकालेंगे, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला है वो है, देखिए ये जो मैं लिख देता हूं, डेल्टा x अपॉन y, ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि चेंज रेशियो को x/y से, और फिर डिवाइड करेंगे किससे, px/py/px/py से। तो चलिए मैं करके दिखा देता हूं आप बच्चों को। डेल्टा मतलब कितना परिवर्तन आया है, इसको बोलते हैं डेल्टा x/डेल्टा y। तो देखिए पहले कितना था, पहले परिवर्तन पता करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कितना था, पहले था हमारा 2/3, पहले कितना था हमारा 2/3 था, 2/3, इसमें से माइनस कर देंगे तभी तो चेंज पता करेंगे, 3/2। तो ये हमारा ये वाली वैल्यू हो गई अपॉन x/y, ये कि पहले 2/3 था, डिवाइड डेल्टा px/py में जो चेंज हुआ है। चेंज कैसे पता करेंगे, मतलब पहले कितना था 2/3 था, माइनस चेंज करने के लिए ये माइनस कर दिया, अपॉन इनिशियली कितना था, शुरुआत में था 2/3। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, आप मेरी हेल्प कीजिएगा। जिससे यहां पे हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 6 ले लेंगे, ओके बच्चों। तो 6 को मतलब 2 से मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा, इधर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे तो एलसीएम लेते हैं। तो ये 4 ये बचेगा, 4 - 9, ठीक है। तो ये जो बचेगा ये बचेगा -5/6 डिवाइडेड बाय 2/3 डिवाइडेड बाय, अब यहां पे देखिए क्या है, ये 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 10 है, तो 10 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 2/15 डिवाइडेड बाय 2/3।
ओके बच्चों, तो इस तरीके से हमारा सवाल आगे चल रहा है। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे देखिए, इसको जब आप ऊपर लेके जाओगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मैं यहां करके दिखा देता हूं आपको, -5/6 मल्टीप्लाई 3/2 डिवाइडेड बाय 2/15 मल्टीप्लाई 3/2। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 15 माइनस में डिवाइडेड बाय 12, ठीक है जी, 15/12। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से कर लेते हैं, कितने से होगा, 15/12 3 से होगा तो 5, और ये बचेगा 4, एक ही बात है, ठीक है। तो 5/4 बोल देते हैं इसको, 5/5 अपॉन, ये माइनस में होगा, अपॉन ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, तो ये 6 होगा, 6/30, तो 6/30 का मतलब 1/5 भी बोल सकते हो आप इसको। तो अब आप क्या करोगे, इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई जैसे पहले किया, मान लीजिए -5/4 इंटू 5/1, तो जो आंसर आएगा वो आएगा -25/4, यानी कि -6.25। तो ये आपका आंसर -6.25 आ रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो वो नेगेटिव है। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि जितना ज्यादा नेगेटिव में चला जाएगा उतना ही ज्यादा वो पुअर सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि ये दूर का सब्स्टिट्यूशन कहलाया जाएगा। तो सिंपल सरल शब्दों में 6.25 ही आएगा, ठीक है। तो सिंपल सरल शब्दों में आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है बच्चों कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताता है कि ये क्लोज सब्स्टिट्यूट है या नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरे इक्वेशन के थ्रू, क्योंकि ये पुअर सब्स्टिट्यूशन में की कैटेगरी में आएगा। तो 5 कैटेगरी है बच्चों। सबसे पहली है परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है वो इन्फिनिटी होती है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि इसका मतलब है कि आप जितना मर्जी आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो गुड्स को। अगर आप बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्योंकि सेम प्रोपोर्शन में गुड्स यूज होती है, क्वांटिटी में चेंज नहीं आता, क्वांटिटी का जो प्रोपोर्शन है वो सेम रहता है, इसलिए इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 0 होगी, यानी कि आप इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो। अगर कोई गुड्स ऐसी है जो गुड सब्स्टिट्यूट है या क्लोज सब्स्टिट्यूट है, तो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन पॉजिटिव वैल्यू में होगा, ठीक है। जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू हुई उतनी ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा। इसी तरीके से अगर लेस देन 1 है तो पुअर सब्स्टिट्यूशन होगा, और जितनी वैल्यू ज्यादा होगी नेगेटिव में उतना ही ज्यादा वो पुअर सब्स्टिट्यूशन होगा। इसी तरीके से अगर ES = 1 है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में होगा, और एक तरीके से मॉडरेट होगा, मॉडरेट सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि सेम प्रोपोर्शन में आप जो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो इस तरीके से बच्चों हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट है जो हम जानते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन के नाम से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एक बात और मुझे बच्चों आपको बतानी थी, मैं यहां पे बता देता हूं। देखिए, इसको भी आप याद रखिएगा कि अगर कोई कर्व, इंडिफरेंस कर्व की हम बात कर रहे हैं बच्चों, अगर कोई कर्व क्लोज टू फ्लैटर है, ऐसे फ्लैटर है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्सिटी जो है वो कम है, जो उसके अंदर नोक है, या आप कह सकते हो आप कोनेदार, या हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, नतोदर, उन्तोदर अगर कम मात्रा में, जितना ज्यादा वो फ्लैट है उतना ही ज्यादा उसके अंदर गुड सब्स्टिट्यूशन होगा या क्लोज सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। इसी की तरीके से अगर कोई कर्व ऐसा है, मैं यहां बना देता हूं बच्चों आपके लिए, सॉरी मेरे पास जगह की थोड़ी कमी है। तो उस केस में मान लीजिए जितना ज्यादा वो ऐसा होगा उतना ही वो पुअर सब्स्टिट्यूशन होगा, ये आप अपने दिमाग में रखिएगा। यानी कि कॉन्वेक्सिटी अगर कम है तो वो क्लोज सब्स्टिट्यूट है, और अगर कॉन्वेक्सिटी ज्यादा है तो वो फार सब्स्टिट्यूट है, या आप कह सकते हो पुअर सब्स्टिट्यूट। बच्चों अगर हम डिफाइन करें डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को, तो डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेजर्स द एक्सटेंट और डिग्री, यानी कि ये उस डिग्री को बताती है या एक्सटेंट को बताती है टू विच वन गुड्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर गुड्स, यानी कि एक गुड्स को दूसरी गुड्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, किस डिग्री से किया जा सकता है, किस एक्सटेंट तक किया जा सकता है, कब किया जा सकता है, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन दी प्राइस रेशियो, यानी कि जो प्राइस रेशियो अगर चेंज होता है, यानी कि एक्स गुड्स महंगी और वाई गुड्स सस्ती होती है, तो उसकी वजह से एक्स गुड्स की जगह वाई गुड्स को कितना आप चेंज कर सकते हो, कितना आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, उस एक्सटेंट को मेजर करने का काम ही करता है डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ
सब्स्टिट्यूशन इफ द कंज्यूमर मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यानी कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कंज्यूमर की जो संतुष्टि का लेवल है वो समान रहे तो उपभोक्ता क्या करेगा, एक गुड्स की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की ओर चला जाएगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। तो किस हद तक वो सब्स्टिट्यूट कर सकता है, ताकि प्राइस रेशियो चेंज होने से वो किस एक्सटेंट तक जाके सब्स्टिट्यूट कर सकता है, उसी को पता करने का काम जो है वो इलास्टिसिटी, डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं दैट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड्स X and Y is the ratio of proportional change in combination ratio in which two goods are purchased to given proportion of change in the price ratio। यानी कि अगर हम इसको फार्मूले वाइज बात करें तो हम बोलेंगे प्रोपोर्शनल चेंज इन द कॉम्बिनेशन रेशियो ऑफ X एंड Y अपॉन प्रोपोर्शनल चेंज इन द प्राइस रेशियो ऑफ X एंड Y। तो ये है बच्चों पूरा का पूरा कंसेप्ट जो कि हम जानते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन के नाम से, या हम कह सकते हैं डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन के नाम से। तो बच्चों ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है जो हमने आप बच्चों को करवाया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बच्चों। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।